यहाँ पे बात करेंगे बैटल्स की। बैटल्स जो थी ये हमारा, पहले मैंने बताया था कि हम 4 चीज़ों पे बात करेंगे, तो उसमें से एक है ये पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का ये पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि जो राजा था वो कैसे लड़ाइयाँ लड़ता था और उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो था हमारा बैटल ऑफ 10 राजा या फिर बैटल ऑफ 10 राजन। इसमें क्या हुआ था, 10 राजा एक तरफ थे और शूदास एक तरफ थे और उनके बीच में लड़ाई हुई। और इसका जो जिक्र है, इसका एविडेंस हमें मिलता है ऋग्वेद में। और कौन से मंडल में ये मिलता है हमें इसका एविडेंस, तो 7वें मंडल में इसका एविडेंस मिलता है। किसका एविडेंस, बैटल ऑफ 10 राजन या 10 राजन वॉर। और ये कौन से रिवर के किनारे हुई, तो परुष्णी रिवर के किनारे हुई। फिर जो इसमें जो जीत होती है वो फाइनली शूदास की होती है और जो 10 राजा होते हैं वो यहाँ पे हार जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे शूदास जो थे, इनके गुरु जो थे वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र अच्छे गुरु थे, बट इनका जो गुस्सा था वो हमेशा नाक पे रहता था। तो इन लोगों ने फिर किसको गुरु बनाया, यहाँ पे वशिष्ठा को। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देख ही लिया था कि 10 राजाओं के बीच में वॉर हुई थी और फाइनली इसमें जो जीत हुई थी वो हमारी शूदास की हुई थी और 10 राजा हार गए थे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, विक्ट्री जो हुई थी शूदास की हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 550 BCE की अब हम बात करेंगे। डायरियस फर्स्ट जो था वो एक ईरानी रूलर था और उसने हक्शमनी डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। फिर यहाँ पे होता है हमारा बैटल ऑफ हेडिस पे 326 BCE में हुआ ये बैटल। और ये किसके बिटवीन में हुआ, तो अलेक्जेंडर और पोरस के बिटवीन में हुआ। और इसमें फाइनली अलेक्जेंडर जीत जाता है और पोरस हार जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर की डेथ होती है, कहाँ पे होती है, बेबीलोन में डेथ होती है। और डेथ किसकी वजह से होती है, मच्छर के काटने की वजह से डेथ होती है। फाइनली इसको मलेरिया हो जाता है और वो बैटल तो जीत जाता है बट वो एक मच्छर से हार जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे ये देखेंगे फर्स्ट रूलर था जिसने कि कॉन्कर्ट किया था कहाँ पे, साउथ स्टेट ऑफ इंडिया में। नॉर्थ एंड वेस्ट स्टेट एंड गंधार कॉन्कर्ड बाय हिम। और इसे क्या ही बोला गया है चंद्रगुप्त को, सैंड्रोकोट्स। फिर उसका जो बेटा था अशोक, वो बैटल ऑफ कलिंगा की वॉर में आया और उन्होंने जो 261 BCE में बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा। और यहाँ पे ही उसने कहा कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और अब मैं कोई भी वॉर नहीं लड़ूंगा। ये चीज़ कब आई, बैटल ऑफ कलिंगा में, जब इसने वहाँ पे युद्ध लड़ा तो। और वहाँ पे काफ़ी लोगों की हत्या हुई, काफ़ी लोग वहाँ पे मरे, सर कटे, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन चीज़ों को देख के इसे थोड़ी दया आई और उसने उस वक्त कहा कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। और हृदय परिवर्तन का कॉन्सेप्ट जो है ये बैटल ऑफ कलिंगा से ही अराइज हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो, तो यहाँ पे जैसे कि अशोका वर्सेस नंदपाल था। तो अशोका ने तो कलिंगा का बैटल लड़ा था, तो अशोका वर्सेस कलिंगा था। बट अगर ये चीज़ भी आती है कभी कभी कि मतलब नंदपाल जो था और वो आनंदपाल, इन दोनों में भी कोई राजा था और ये एक कंट्रोवर्सी का मतलब टॉपिक है। तो मतलब मैंने जो बताया है वही अभी सही है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, जानने के लिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में जो राजा हुआ करता था वो कौन था, टिश था। टिश के दरबार में ये अशोका के 2 मतलब बच्चे थे, इनके संघमित्रा और महेंद्र। ये लोग जाते हैं वहाँ पे अपना बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। वहाँ पे वो बौद्ध ट्री लेके जाते हैं और टिश को गिफ्ट करते हैं और वहाँ पे लगाते भी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के टाइम में जो रूलर था, जो किंग था श्रीलंका का, वो कौन था, मेघवर्मन। और मेघवर्मन कौन था, श्रीलंका का राजा था। और वहाँ पे बौद्ध विहार जो था, तो इसमें जो मेघवर्मन थे उन्होंने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी और वहाँ पे उन्होंने बौद्ध विहार को बनाया। वहाँ पे उन लोगों ने कुछ टेम्पल्स भी बनाए और कुछ पेड़ वेड़ भी लगाए। बुद्धिस्ट कल्चर को उन लोगों ने वहाँ पे बढ़ावा दिया जाके, और परमिशन इन्हें समुद्रगुप्त ने फाइनली दे दी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रैवलर्स जो कि इंडिया आए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो था ट्रैवलर, वो बिंदुसार के टाइम पे यहाँ पे कौन आया, तो बिंदुसार के टाइम पे यहाँ पे डैमिकस एंटिकस
आया, जो कि कहाँ का था, ये सीरिया का था। और ये कब आया, मतलब किसके दरबार में आया, तो बिंदुसार के दरबार में आया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन ट्रैवलर आया, तो मेगास्थनीज इंडिका, और इसे बोला गया है। तो सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज का जो था वो था एम्बेसडर, और इसने बुक लिखी थी इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और इसने जो बुक लिखी थी वो इंडिका बुक लिखी थी, और जो सेल्यूकस निकेटर था इसका ये एम्बेसडर या दूत था। फिर हम देखेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन आया था, फाइहान। ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, और इसने बुक कौन सी लिखी थी, सीयूके। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था, ह्यूआनत्सांग। और ये कौन था, ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, और इसने कौन सी बुक लिखी थी, किलो नासू फालाना। ये इन्होंने बुक लिखी थी हर्षवर्धन के टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारे कुछ फेमस डॉक्टर्स रहे हैं एंशिएंट इंडिया के टाइम पे। जीवक, जो कि बिंबिसार के टाइम पे था, और अवंती चंद्र प्रबोध। चंद्र प्रबोध जो थे वो कौन थे, अवंती के राजा थे, और इनको उस वक्त क्या हो गया था, जॉन्डिस हो गया था। तो जो बिंबिसार थे वो अपने जीवक को भेजे थे, और जीवक ने इनको फाइनली ठीक कर दिया था। किसे ठीक किया था, चंद्र प्रबोध को, जो कि पीलिया के रोग से ग्रसित थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे धन्वंतरी, और ये किसके दरबार में ये हुआ करते थे डॉक्टर, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे हुआ करते थे। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे चरक, ये किसके टाइम के डॉक्टर थे, तो ये कनिष्का के टाइम के डॉक्टर थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऑफिसर्स के बारे में जो कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसको दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि इससे आप समझेंगे कि राजा की स्थिति जो थी वो जीरो से कैसे स्टार्ट हुई, और कैसे मतलब हाई लेवल पे गई, और पीक से फिर कैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई। और ऋग्वेदिक की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो था, उस वक्त तो कोई भी राजा बनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ना ही ये किसी से टैक्स कलेक्ट करते थे, ना ही किसी तरह से ये अपनी आर्मी रखते थे, किसी तरह से भी कुछ भी नहीं था। तो जो किंग था उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर यहाँ से अगर हम पोस्ट मौर्य पे जाएंगे, तो पोस्ट मौर्य में जो राजा की कंडीशन थी वो थोड़ी अच्छी हुई, और पोस्ट वैदिक एरा में जो राजा की कंडीशन थी, 1 मिनट फ्रेंड्स। फिर हम देखेंगे पोस्ट वैदिक एरा में 12 रत्नेन की बात की गई है। यहाँ हमको सारे रत्नेन नहीं जानने हैं, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता देती हूँ। पहला है हमारा बागदूत, जिसे कि यहाँ पे टैक्स ऑफिसर कहा जाता था, पुरोहित जो कि एडवाइज़र होता था, अली जो कि ड्राइवर होता था। फिर हम ऐसे ही देखेंगे महाजनपदास में थोड़ी कंडीशन अच्छी हुई। मौर्यन पीरियड में जो राजा था, जो किंग था, वो पावरफुल था, ये आर्मी रखता था, इसके पास टैक्स कलेक्शन था, ये मतलब एक तरह से बहुत ही पावरफुल हो चुका था, किंग की स्थिति बहुत ही अच्छी हो चुकी थी मौर्यन पीरियड में। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं इस ग्राफ को, पोस्ट मौर्यन से ये फिर डिक्लाइन होने लग गया, फिर गुप्तास एरा में डिक्लाइन हुआ, पोस्ट गुप्तास में जाके बिल्कुल ही जो किंग की जो कंडीशन थी वो ख़राब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि ये लोग लैंड डिनोट्स करने लग गए पंडित पुजारी को, और इस तरह से जो इनकी पावर्स थी वो बिल्कुल डिक्लाइन होते होते और पोस्ट गुप्तास एरा तक एकदम ख़त्म हो चुकी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मौर्य एरा में, मौर्यन के टाइम पे जो इनके ऑफिसर्स थे वो कौन थे, सीताध्यक्ष, जो ये कौन था, सीताध्यक्ष, ये कौन था, हेड ऑफ किंग्स लैंड। फिर यहाँ पे हम देखेंगे पान्हाध्यक्ष, ये कौन था, हेड ऑफ ट्रेड। कूपाध्यक्ष, इसे क्या बोला गया है, हेड ऑफ फॉरेस्ट। मुद्राध्यक्ष, ये कौन था, हेड ऑफ पासवर्ड। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो गई, मुद्राध्यक्ष, इससे लोग समझेंगे क्या, पैसा, बट नहीं, यहाँ पे बात किसकी की गई है, यहाँ पे हेड ऑफ पासवर्ड, जो पासवर्ड का हेड होता था। सोचो उस टाइम भी पासवर्ड था उस टाइम भी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मॉडर्न टाइम पे भी पासपोर्ट हुआ करता था, और उसका हेड को क्या बोलते थे यहाँ पे, मुद्राध्यक्ष। फिर यहाँ पे हम देखेंगे लक्षाध्यक्ष, जो कि ये कौन था, हेड ऑफ न्यूमिस्मेटिक हाउस। फिर ये वाक्याध्यक्ष, ये कौन था, हेड ऑफ ग्रेजिंग फील्ड जो करता था उसे बोला गया था यहाँ पे वाक्याध्यक्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ पे अब हम देखेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिका।
इंडिका की जो बुक थी इससे हमें पता चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें 6 एडमिनिस्ट्रेटिव होती थी और हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग अपॉइंट होते थे, 5 लोग रहते थे। तो पहले हम देखेंगे आर्किटेक्चर समिति या फिर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट बना हमारा, फॉरेन पॉलिसी समिति या फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद हमारा थर्ड कौन सा डिपार्टमेंट था, सेंसस समिति या फिर सेंसस डिपार्टमेंट। उसके बाद ट्रेड समिति या फिर ट्रेड डिपार्टमेंट। फिफ्थ यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन फिफ्थ जो था वो क्या था हमारा, टैक्स समिति या फिर टैक्स डिपार्टमेंट। और लास्ट हमारा कौन सा डिपार्टमेंट हुआ करता था, गुड्स इन्वेस्टिंग समिति या फिर गुड्स इन्वेस्टिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे फिर हम आगे देखेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट देखने से पहले मैं ये बता दूं इसमें कि ईच डिपार्टमेंट में, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स थे 6, इसमें हर एक डिपार्टमेंट में 5 लोग रहते थे। तो वैसे हमारे 6 डिपार्टमेंट में कितने लोग रहते थे, 5। तो टोटल पीपल कितने हो गए यहाँ पे हमारे 30। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था। अगर हम हड़प्पन की बात करें, हड़प्पा की, तो इसमें कोई भी छोटी यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होती थी। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ऋग वैदिक एरा में, तो सबसे छोटी जो यूनिट यहाँ पे थी वो क्या थी, यहाँ पे विदत। उसके बाद क्या बनी, विदत से सभा, और उसके बाद क्या बनी, समिति। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुल सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे हमने रखी है कुल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे कुल मतलब खानदान, और बहुत सारे कुल मिला के क्या बनता है, विश, और बहुत सारे विश मिला के क्या बना यहाँ पे, जन। बहुत सारे विश मिला के यहाँ पे क्या बना हमारा, जन। फिर पोस्ट ऋग वैदिक एरा में देखेंगे कि वहाँ पे ये विदत और सभा नहीं होती थी, यहाँ पे विदत नहीं होता था, यहाँ पे क्या होता था, सभा और समिति। तो सभा सबसे छोटा यूनिट था, यहाँ पे छोटा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था। उसके बाद समिति बनी। फिर इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या बना, विश। इनका विश सबसे छोटी यूनिट रही कंट्रोल सिस्टम का। फिर उसके बाद बहुत सारे विश बन के क्या बने, ग्राम, और बहुत सारे ग्राम बन के क्या बने यहाँ पे, जन। फिर यहाँ पे हम देखेंगे महाजनपदास के टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो छोटे छोटे एरियाज थे उनसे क्या बना, ग्राम। बहुत सारे ग्राम बन के क्या बने, जन, और बहुत सारे जन बन के क्या बने, महाजनपदास। और फिर ये मौर्यन एरा, पोस्ट मौर्यन एरा और गुप्ता टाइम तक भी चलता रहा, और ये आज भी चलता है। तो ये यहाँ पे आज भी कंटिन्यू है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कोटायस, और यहाँ पे हम चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोटाया था वो कौन था, कौटिल्य या विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे समुद्रगुप्त के टाइम पे जो, एक मिनट दिमाग काम नहीं कर रहा है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो चंद्रगुप्त सेकंड को, और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है विक्रम आदित्य। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो इनके कोटायर्स थे वो टोटल कितने थे, 9। और यहाँ पे जो मेन कोटायर्स थे वो कौन थे, धनवंतरी, कालिदास, अमर सिंह। कनिष्का के टाइम पे कौन कोटायर था, कनिष्का का कोटायर कौन था, चरक, जो कि कौन था, डॉक्टर था। ये मैंने आपको बता चुका है पहले। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिकल लाइफ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इकोनॉमिकल लाइफ कैसी होती थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्रीकल्चर, फिर एनिमल रेयरिंग, फिर यहाँ पे देखेंगे ट्रेड, मेटल कौन सी यूज़ होते थे, करेंसी कौन सी यूज़ होती थी। तो उन सब पे अब हम चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा की हम बात करेंगे तो हड़प्पा की जो इकोनॉमिकल लाइफ थी ये पूरी टोटली किस पे बेस्ड थी, ये बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे। और ये लोग एनिमल्स रेयरिंग करते थे, बट ये हॉर्स को नहीं जानते थे। उस वक्त हॉर्स जो था वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था हड़प्पन टाइम्स में। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ऋग वैदिक में, तो ऋग वैदिक में जो थी ये एनिमल रेयरिंग करते थे, और इनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ थी वो पूरी किस पे बेस्ड थी, ये एनिमल्स पे ही बेस्ड थी। और हड़प्पा में हमने देखा इनकी इकोनॉमिकल लाइफ किस पे बेस्ड थी, ये हमारी बेस थी एग्रीकल्चर पे। इकोनॉमिकल लाइफ से मतलब है, सपोज दैट अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और आपकी एक मोबाइल की शॉप है, तो आपकी जो इकोनॉमिकल लाइफ है वो किस पे बेस्ड होगी, गवर्नमेंट जॉब पे। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो फिर यहाँ पे हमने देखा ऋग वैदिक टाइम पे तो ये लोग एनिमल रेयरिंग करते थे, और जो हॉर्स था उसको ये डिस्कवर कर लिए थे, बट ये एलिफेंट को नहीं जानते थे। काऊ को भी ये पालते थे, अजा जिसको कि गोट बोला जाता है, अरी, शीप, इन सबको ये एनिमल रेयरिंग करते थे, और इनके इकोनॉमिकल लाइफ एनिमल्स पे ही बेस्ड थी। पोस्ट वैदिक में भी
यही चीज़ें चली और इनकी भी इकोनॉमिकल लाइफ किस पे बेस्ड थी, एनिमल्स पे बेस्ड थी। और ये एलिफेंट, ऋग वैदिक में एलिफेंट को ये नहीं जानते थे, बट ये पोस्ट वैदिक में एलिफेंट भी जान गए। फिर हम देखेंगे महाजनपदास, मौर्यास, पोस्ट मौर्य, गुप्तास। तो ये जो थी ये सब किस पे इनकी इकोनॉमिकल लाइफ बेस्ड थी, तो इनकी इकोनॉमिकल लाइफ बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे। और यहाँ पे कॉटन को यहाँ पे सिंडन बोला गया है, गोधूम को क्या बोला गया है, गोधूम को व्हीट बोला गया है, ब्रीही राइस और यौ का मतलब यहाँ पे जौ था। और ये टबैको को नहीं जानते थे, टबैको का कल्टीवेशन नहीं होता था। और टबैको लाया किसके द्वारा था, तो ये पोर्चुगीज़ के द्वारा आया था इंडिया में। अब जिसने अच्छा अब इतना नहीं बोल दूँ, ठीक है नहीं बोल ही देती, अरे यार। तो पोर्टुगीज़ टोबैको लाए और टोबैको का सबसे पहले कंजप्शन किसने किया, तो अकबर पहला शासक था जिसने टोबैको खाया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ट्रेड के बारे में, ट्रेड क्या कैसे होता था उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। सबसे यहाँ पे पुराना जो डॉकयार्ड्स था वो क्या था, यहाँ पे हमारा लोथल। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे पुराना डॉकयार्ड्स जो था वो था लोथल, और वो कहाँ पे था, अरेबियन सी के पास। और लोथल से ही सारा ट्रेड हुआ करता था, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे वो इंडिया में हो, कहीं पे भी। तो सबसे पुराना जो डॉकयार्ड्स था वो लोथल था। और भी डॉकयार्ड्स हुआ करते थे गुजरात में, भड़ौच में, महाराष्ट्र में, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ से भी ट्रेड हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मेलुहा, मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये मेसोपोटामियन के टाइम पे जो ट्रेड होता था, वो मेसोपोटामिया जो थे वो हड़प्पन एरा को क्या यहाँ पे बोलते थे, मेलुहा बोलते थे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे मेटल्स की। अब हम यहाँ पे मेटल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे हड़प्पा के टाइम पे जो क्या डिस्कवर हुआ मेटल में। तो मेटल में ये लोग स्टोन की डिस्कवरी कर लिए, कॉपर की डिस्कवरी कर लिए, और पहली बार यहाँ पे कॉपर का यूज़ एविडेंस हुआ और यूज़ भी हुआ। इससे ये लोग अपने हथियार बनाते थे जानवरों को मारने के लिए और कल्टीवेशन के लिए भी। नेक्स्ट हम देखेंगे जब ये लोग कॉपर का यहाँ पे वो मिला एविडेंस, तो कॉपर और टिन मिला के यहाँ से क्या बन गया, ब्रास। तो यहाँ पे ब्रास का भी डिस्कवर्ड एक तरह से हो गया था। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ऋग्वैदिक में। ऋग्वैदिक में क्या था कि कॉपर तो ये पहले ही जान गए हड़प्पन टाइम में, तो ये इनको तो मिल ही गया, ब्रास भी मिल गया। और यहाँ पे क्या नहीं मिला हमें, सिल्वर और आयरन के एविडेंसेस नहीं मिले, बट यहाँ पे गोल्ड को डिस्कवर कर लिया गया। पोस्ट वैदिक में यहाँ पे हमें जिक्र मिलता है श्याम अयस का। श्याम मतलब सांवला, अयश मतलब मेटल। तो सांवला मेटल तो यानी कि कॉपर, यहाँ पे कॉपर का भी और आयरन, गोल्ड, सिल्वर सारी चीज़ें यहाँ पोस्ट वैदिक में डिस्कवर्ड हो गई। और अगर हम यहाँ नीचे देखेंगे मौर्य, महाजनपदास, पोस्ट मौर्य, गुप्तास, पोस्ट गुप्तास, तो यहाँ पे भी ये सारे एविडेंसेस जब यहाँ से मिल गए तो लोग आगे भी यूज़ करते चले गए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे करेंसीज़ में कि करेंसी का क्या था रोल उस टाइम पे। यहाँ पे हम देखेंगे ऋग्वैदिक एरा। ऋग्वैदिक एरा में क्या होता था, ऋग्वैदिक एरा में कॉइन्स या करेंसी नहीं यूज़ होती थी। तो एक्सचेंज कैसा होता था, एक्सचेंज यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या है कि एक्सचेंज फॉर गुड्स के लिए एक्सचेंज होगा। अगर आपके पास अगर 1 किलो चावल है और 1 किलो आटा है, आपको चावल चाहिए और सामने वाले को आटा चाहिए, तो आप उसे दे दो और उससे एक्सचेंज कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट वैदिक टाइम। पोस्ट वैदिक के टाइम पे हमें 2 चीज़ों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, सातमान और नेष्क। इसमें क्या होता था, सातमान मतलब यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ 100 काउस। अगर आपके पास 100 गाय हैं तो जो चीज़ चाहिए आप उन्हें 100 ऑफ कलेक्शन जो है काउ का उसको दे दो और वहाँ से आप गुड्स ले लो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है निशक। निशक क्या है, ज्वेलरीज गोल्ड की, उसको यूज़ कर सकते हैं हम एक्सचेंज के लिए कि हमें जो भी सामान चाहिए तो हम उस ज्वेलरी से मीडियम में एक्सचेंज करके और उसे हम सामान को ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं महाजनपदास, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्तास और पोस्ट गुप्ता का आगे हम देखेंगे यहाँ पे। तो महाजनपदास का अगर हम देखें तो ये कैसे कॉइन्स चलाते थे, ये पंचमार्क कॉइन्स चलाते थे और वो कैसे होते थे, वो सिल्वर्स के कॉइन्स होते थे। मौर्य डायनेस्टी में जो होते थे वहाँ पे 2 कॉइन्स होते थे, सिल्वर के और कॉपर के। जो सिल्वर के कॉइन्स होते थे उन्हें क्या बोला गया है, कर्षापन, और जो कॉपर के कॉइन होते थे उसे क्या बोला गया है, ककनी माशक। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य के टाइम पे
जो सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड कॉइन आया, और सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंडिया में किसने चलाया है, तो इंडो ग्रीक ने चलाया है। और उस पर इन लोगों ने, जो गोल्ड कॉइन होता था उस पर इनका क्या लिखा था, डेट लिखा रहता था, और इनका जो राजा का नाम होता था वो भी उस पर लिखा रहता था गोल्ड कॉइन पे। फिर हम देखेंगे कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी में भी कौन से कॉइन्स चलते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे, और वो प्योर होते थे, और उसी को क्या बोला गया है, दिनार। जो गोल्ड कॉइन्स थे उन्हें बोला गया है दिनार, और वो प्योर गोल्ड कॉइन्स होते थे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे गुप्तास एरा। तो गुप्तास एरा में मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स लॉन्च हुए इंडिया में। सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि गोल्ड कॉइन्स इंडिया में चलाने वाला कौन सा रूलर रहा है या कौन सा एरा था उस वक्त, तो वो था गुप्तास एरा। उस वक्त बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इंडिया में चलाए गए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कल्चरल लाइफ के बारे में कि कल्चरल लाइफ कैसी होती थी, उस पर हम जिक्र करेंगे। तो आगे देखिए, पॉटरीज एंड आर्ट्स। पॉटरीज में हम देखेंगे कि बर्तन किस टाइप के होते थे, कौन से बर्तन ये यूज़ करते थे। आर्ट्स में हम देखेंगे कि कौन से गॉडेस की पूजा करते थे, कैसे इनके मतलब गॉड बनाए जाते थे, कौन से आर्ट्स इसमें यूज़ होते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट हम पॉटरीज़ की बात करेंगे। तो पॉटरीज़ में हम देखेंगे यहाँ पे हड़प्पा के टाइम पे जो बर्तन यूज़ होते थे वो कौन से होते थे, बेसिकली मिट्टी के बर्तन होते थे, और इन्हें क्या बोला गया है, BRW। BRW का यहाँ पे क्या है, ब्लैक रेड वेयर। ये मिट्टी के बर्तन होते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक में क्या था, OCP, ऑर्क्री कलर्ड पॉटरी। ऑर्क्री गेरुआ रंग से रंगे हुए जो बर्तन थे उन्हें बोला गया है OCP यानी ऑर्क्री कलर्ड पॉटरी। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट ऋग्वैदिक। पोस्ट ऋग्वैदिक में क्या होता था, यहाँ पे PGW था। PGW पॉलिश ग्रे वेयर। इस टाइप के इसमें बर्तन यूज़ होते थे। महाजनपदास में NPGW नॉर्थ ब्लैक पॉलिश ग्रे वेयर। यहाँ पे इस टाइप के बर्तन यूज़ होते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्तास, पोस्ट गुप्तास। यहाँ पे क्या यूज़ होता था, RW यानी कि रेड वेयर बर्तन यूज़ होते थे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे आर्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम आर्ट्स का डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे हड़प्पा के टाइम पे जो था स्टैचूज़ बनती थी, मतलब मिली थी एविडेंसेस और बनते भी थे कॉपर और ब्रास के। वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल भी फाउंड हुई थी, वो भी इन्हीं मेटल्स में से एक थी, कॉपर और ब्रास के। यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, ये लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। स्टैचूज़ जो इनके गॉड के भी बनते थे वो किसके बनते थे, कॉपर और ब्रास के बनते थे। फिर ऋग्वैदिक, पोस्ट वैदिक और महाजनपदास, इसमें जो थी इसमें स्टैचू की पूजा नहीं की जाती थी, यानी यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी। मौर्य के टाइम पे पूजा होती थी मूर्तियों की। यहाँ पे 2 गॉड पाए गए हैं, यक्ष और यक्षिणी। यक्ष जो थे वो मेल गॉड थे और यक्षिणी जो थी वो फीमेल गॉड थी। फिर यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में क्या था कि पोस्ट मौर्य में जो इंडो ग्रीक थे, वो इंडो ग्रीक का जो आर्किटेक्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ पेशावर। और जो इंडो ग्रीक जो ये लोग मूर्तियाँ इंडो ग्रीक में जो ये लोग बनाते थे वो बहुत ही मतलब ख़तरनाक, बहुत ही पावरफुल, ऐसे दानों टाइप के, हाथ में तलवार और एक हाथ में गदा, मतलब बहुत ही भयानक टाइप की मूर्तियाँ मतलब एक तरह से बनाते थे, और वो उनके गॉड को मतलब उस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। फिर इसी में हम देखेंगे कुषाण। कुषाण के टाइम पे जो राजा था वो कनिष्क था, और कनिष्क एक बहुत ही पावरफुल राजा था और ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो कनिष्क जो था कुंडल वन में बौद्ध मीटिंग बुलाता है, और उसी के तहत जो बुद्धिज़्म था वो 2 हिस्सों में बट गया। वो कौन कौन से हिस्सों में बटा, हीनयान और महायान। हीनयान में मानना ये था कि गौतम बुद्ध जो हैं वो गॉड नहीं है, तो उनकी मूर्तियाँ नहीं बननी चाहिए। और गौतम बुद्ध खुद भी कहते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हें मतलब एनलाइटमेंट की प्राप्ति के लिए वो रास्ता दिखा सकता हूँ, मगर मेरे को भगवान नहीं मानो। और उनका कॉन्सेप्ट ये था। तो हीनयान के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें महायान की, तो इन लोगों का मानना था कि गौतम बुद्ध जो थे वो भगवान थे, और गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमा मूर्ति बननी चाहिए। और जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनी भी, तो वो कौन से आर्किटेक्ट में बनी, वो मथुरा आर्किटेक्ट में बनी। मथुरा आर्किटेक्ट में अगर आप मूर्तियाँ देखोगे तो वो बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट तरह से बनाई जाती हैं। इसमें जो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत ही मतलब वे में रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे इंडो ग्रीक।
जो थी, और इंडो ग्रीक, यानी कि जो मैंने बताया कि इंडो ग्रीक में जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनती थी वो कैसी बनती थी, वो बहुत ही दानों आकार में बनती थी। और मथुरा, यानी कि जो मथुरा आर्किटेक्ट में बहुत ही सॉफ्ट और कोमल मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों का जो मिक्सचर बनता था वो होता था हमारा गंधार आर्ट। इंडो ग्रीक में जो मूर्तियाँ बनती थी वो बेसिकली ब्लैक लाइम स्टोन यानी काले पत्थर का यूज़ करके इंडो ग्रीक की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और मथुरा जो आर्किटेक्ट्स में बनाई जाती थी वो बेसिकली रेड लाइम स्टोन यानी कि लाल पत्थर पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। फिर हम बात करेंगे साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में अमरावती आर्किटेक्ट जो था सातवाहना रूलर्स। तो अमरावती जो आर्किटेक्ट था वो बेसिकली वाइट पत्थर को यूज़ करके, वाइट लाइमस्टोन को यूज़ करके बनाया जाता था। उसी वक्त साउथ इंडिया में ये अमरावती आर्किटेक्ट फेमस हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हम अब बात करेंगे गुप्तास की, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये टेम्पल्स वगैरह जो बने और जो डार्विन की थ्योरी थी वो चीज़ें सब अब हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे दसा अवतार देवगढ़ टेम्पल। ये पहला टेम्पल था एंशिएंट इंडिया में जो कि इस्टेब्लिश हुआ गुप्तास के टाइम पे यूपी में, दसा अवतार देवगढ़ टेम्पल। इसी टाइम पे क्या हुआ कि इस टाइम पे जो बहुत सारे हिंदू थे वो खुद को कन्वर्ट कर रहे थे बौद्धिस्ट में, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो हिंदूज़ के जो रूल्स थे वो नहीं फॉलो कर पा रहे थे। बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, बहुत ही पैसा खर्च करना पड़ रहा था उन्हें उन चीज़ों को करने के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, यज्ञ वगैरह कराने के लिए अगर कोई भी छोटा सा भी अगर उनसे गलती हो जाए, छोटा सा भी पाप हो जाए, तो उसके लिए उन्हें यज्ञ कराना पड़े उस चीज़ को प्रायश्चित करने के लिए। तो उस चीज़ से वो मतलब उसी वक्त इन लोगों को जब बौद्ध धर्म दिखा तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए और ख़ुद को कन्वर्ट करने लग गए। तो जो इस समय जो टेम्पल जो इस्टेब्लिश हुआ था दसा अवतार देवगढ़ टेम्पल, इसमें गौतम बुद्ध की भी मूर्ति रखी गई और गौतम बुद्ध को भी बोला गया कि ये भगवान के 9वें अवतार हैं। तो इस तरह से जो लोग कन्वर्ट हुए थे अब वो फिर से एक तरह से फंस गए और वो फिर से कन्फ्यूजन में आ गए। तो हम देखेंगे, यहाँ से ही हम देखें तो इन लोगों ने बोला कि 10 अवतार में जो पहला अवतार है ये है मत्स्य अवतार, मतलब मछली, यानी कि धरती पे जो सबसे पहला जो जीव आया वो कौन आया, मछली। नेक्स्ट हम देखेंगे कच्छप मतलब होता है कछुआ, यानी कि वाटर से फिर लैंड पे कौन आया, कछुआ। फिर वरा यानी कि सुअर, यानी कि लैंड पे जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई तो मतलब भगवान ने जन्म लिया एक तरह से, वो कौन था, सुअर, और लैंड को एक तरह से साफ क्लीन किया। फिर उसके बाद नरसिंह मतलब बंदर। फिर उसके बाद आया वामन यानी छोटा इंसान। फिर परशुराम, उससे तेज इंसान। फिर राम, उससे तेज इंसान आया। फिर उसके बाद कृष्णा, फिर बुद्धा जो कि सबसे तेज इंसान, और कल्कि जो कि अभी आएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया 10 अवतार का, इसे विष्णु का भी रूप कहा गया है। और यहीं से बहुत हैरानी की बात है कि जो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन की थ्योरी भी मतलब एक इवोल्यूशन पे ही बेस थी कि मतलब इंसान इस तरह से आया और उसे नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है कि इंडिया में भी ये चीज़ें डिस्कवर्ड हो गई, बट इसे इस तरह से मिथ बना दिया गया, मतलब रिलीजन और गॉड और इन सब में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लैक कर गई। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स।